नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकाई 10 का अध्ययन कर रहे हैं, यूनिट 10 को स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने मानव अधिकार आयोग के बारे में बात कर ली थी, और जैसे ही हमने ह्यूमन राइट कमीशन को पढ़ा, तो उसी के साथ हमारे सिलेबस में जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जितने भी सांविधिक निकाय थे, उनको भी हमने समाप्त कर लिया। अब हमारे सिर्फ 5 निकाय बचे हुए हैं, और पांचों के पांचों संवैधानिक हैं, पांचों के 5 कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। और आज की क्लास में हम कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम कैग को डिस्कस कर रहे होंगे, और फिर हम कल की क्लास में उनके प्रश्नों को लगाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रश्नों को लगाएंगे, और फिर हम कैग को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। @शुभम गुप्ता PDF टेलीग्राम पर जाइए, जहां पर मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पर NCERT के नोट्स भी शेयर कर रहा हूं, NCERT के सिनॉप्सिस भी शेयर कर रहा हूं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, एंड थैंक यू। इसी तरीके से दोस्तों, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। मई के पहले सप्ताह में प्रयास रहेगा कि आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड करा दिए जाएं। यूनिट 9, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अपडेशन वीडियो बस बनाना पड़ेगा, तो वीडियो ना बना करके ज़्यादा होगा तो मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ बातें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो हर एक टॉपिक में 4-4, 5-5 बातें बस जोड़नी है, तो वो अगले से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप शुभम गुप्ता PDF में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्नों को लगाते हैं, और जरूर कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा। चलिए, तो अब हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, बहुसदस्यीय संस्था, ए और सी दोनों। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, ए और सी दोनों। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेटली यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा किया गया है। लेकिन जब हमने इसकी संरचना का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में से भी 2 जुडिशियल मेंबर हैं, और 3 जो हैं वो विशेषज्ञ सदस्य हैं, 3 जो हैं वो एक्सपर्ट मेंबर हैं। तो सही जवाब क्या होगा कि यह एक मल्टी मेंबर बॉडी भी है, और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? बताइए, कथनों पर विचार करना शुरू कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1993 में की गई। मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार है। अब यहीं पर आपको पता चल गया कि सर ये तो गलत है ना, सजा देने का अधिकार कैसे हो सकता है, पनिश करने का राइट कैसे हो सकता है? क्योंकि सर जो कमीशन है, इसके पास तो सिविल कोर्ट की पावर है, इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, और जिस कोर्ट के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, उसे दंड देने का अधिकार नहीं होता, उसे पनिशमेंट का राइट नहीं होता। तो सही जवाब क्या होगा? बी, की सजा देने का अधिकार है। बाकी आगे तो देखिए बिल्कुल सही ही है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो ये हमें याद रखना है, कितना कार्यकाल होता है, बताएंगे आप लोग? क्या होगा इसका सही जवाब? वेरी गुड सर, ये चेंज किया गया था 2019 में, और अब जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष का कार्यकाल है, 3 ईयर या 70 ईयर का टेन्योर है।
बहुत बढ़िया बात है। चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, दोनों का कार्यकाल समान होता है, दोनों का जो टेन्योर है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले जो हमारा डिफाइन करना होता है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है the following does not join the committee set up to the chairman for national human right commission। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चूंकि इसमें नहीं पूछा गया है तो इसमें कौन शामिल नहीं होता दोस्तों? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, प्रेसिडेंट इसमें कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है, समिति सिफारिश करती है और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? Who among the following has never been the chairman of National Human Right Commission? कौन नहीं रहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा डी, जस्टिस पी सदाशिवम। ये रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बन गए थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ये केरला के गवर्नर बन गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सॉरी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? When was the National Human Right Commission established? 10 अक्टूबर 1993, 11 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 13। तो याद करेंगे, हमने पढ़ा था कि 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? Who was the first chairman of National Human Right Commission? जवाब दे रहे होंगे सब लोग, सर इसका सही जवाब होगा सी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो अब तक इसे 2 बार अमेंड किया गया है, 2 बार इसे चेंज किया गया है। एक तो 2016 में और एक 2019 में। तो 2 बार इसमें परिवर्तन या चेंजेस किए गए हैं। 2019 में काफी बड़े चेंजेस किए गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा प्रश्न है, पढ़ाया था हमने आपको। बता रहे होंगे आप लोग कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपना अनुदान किससे मिलता है? किससे ग्रांट मिलती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को किससे ग्रांट मिलती है दोस्तों? बताइए जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे सर। केंद्र सरकार से ग्रांट मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब नेशनल कमीशन की बात होगी तो ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब स्टेट कमीशन की बात होगी तो ये स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी। हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी? क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत बढ़िया सर, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है,
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। गवर्नर ही है जो अपॉइंट करता है, गवर्नर के पास ही ये रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन रिमूवल का राइट किसके पास है? तो रिमूवल का जो राइट है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास होता है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष आयोग के सदस्य के रूप में इनमें से कौन आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से हैं, पदेन सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने चर्चा की थी कि आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष भी हैं। इवन फिर हम ओबीसी कमीशन के चेयरपर्सन भी आएंगे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि दिव्यांगजन के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? When was the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General Assembly? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन? बताइए, ये बताइए, अच्छा प्रश्न है, विचार कीजिए और जवाब दीजिए जल्दी से। लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकारों के संबंध में क्या रखता है। बहुत बढ़िया सर, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उस समिति में शामिल होता है जो समिति राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है कि किसे मेंबर या चेयरमैन अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर या चेयरमैन नहीं होता। आयोग के सदस्य को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? अंडर विच सेक्शन द मेंबर ऑफ कमीशन इज रिमूव्ड? अब ऐसे प्रश्न इसलिए डाल दिए जाते हैं कि इनके आने की संभावना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी धाराओं को याद करते रहेंगे, नहीं बना तो बिल्कुल परेशान हो गए। ठीक है, कि सर अब क्या ही करेंगे हम, जीवन खराब हो गया हमारा, हमसे ये नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे प्रश्न डाल दिए जाते हैं कि अगर इनके आ जाए तो कम से कम में बन जाए। तो इसका सही जवाब है बी, धारा 5। ठीक है, चलिए, अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब है बी, धारा 6। आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं? ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, कमीशन के ऑर्डर और डिसीजन किसके द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, महासचिव के द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा। याद कीजिए, हमने पढ़ा हुआ था कि जितने भी ऑर्डर होते हैं वो अटेस्टेड कौन करता है? तो उसको ऑथेंटिक या अटेस्टेड करने का जो राइट है वो जनरल सेक्रेटरी के पास या महासचिव के पास होता है। आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय
किस न्यायालय की शक्तियां रखता है? कमीशन के पास किस कोर्ट की पावर होती है दोस्तों? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा ए, सिविल कोर्ट की पावर होती है, दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती है। मानव अधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो कितने वर्ष पुराने हैं। तो हमने देखा था कि 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच मानव अधिकार आयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है? तो हमने अभी डिस्कस किया कि केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ये भी हमने अभी डिस्कस किया, 3 सालों का कार्यकाल है, 3 इयर्स का टेन्योर है। फिर है, आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में आयोग का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और अगर आयोग चाहे तो केंद्र सरकार से कंसल्ट करने के बाद कहीं और पर भी अपना मुख्यालय खोल सकता है। निम्नलिखित में से कौन आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ कमीशन? तो भारत में विधि आयोग का अध्यक्ष ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते। बाकी सब इसमें शामिल हैं, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे महिला की बात हो, अनुसूचित जाति या जनजाति की बात हो। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है सी, 10 दिसंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 दिसंबर के दिन इसलिए क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही सार्वभौमिक घोषणा की गई थी ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993? मानव अधिकारों के लिए आयोग का गठन करना, बेहतर संरक्षण करना और राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन करना। तो जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों राज्यों के सशस्त्र बल शामिल नहीं है, स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? हु अमंग द फॉलोइंग नॉट बीन द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो इसका सही जवाब होगा बी, टी एस ठाकुर। जस्टिस टी एस ठाकुर इसके चेयरपर्सन नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? किसने एक्टिंग चेयरमैन के रूप में काम किया है? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। शिवराज पाटिल ने भी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया, गोविंद प्रसाद माथुर और साइरिक जोसेफ सभी ने काम किया है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये केंद्र अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धारा के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे? तो देखिए, धारा 39 में ये लिखा हुआ है कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 21 के तहत सभी को लोक सेवक समझा जाएगा, सभी को पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम की
किस धारा में आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई है, एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है? तो धारा 20 में एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है। अब अगर आप सिनॉप्सिस देखेंगे ना, तो जहां मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, तो वहां सिनॉप्सिस पर भी हमने इंपॉर्टेंट धाराओं को लिखा हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव होगा? Who among the following will be जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो वो व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव रैंक का व्यक्ति है, वही जनरल सेक्रेटरी बन सकता है आयोग का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित जानकारी हो? तो हमने देखा था कि मिनिमम 3 ऐसे लोग होंगे जो कि ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वहीं राज्य आयोग के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, उन्हीं को वो अपना त्यागपत्र देते हैं। इवन राष्ट्रपति ही उनको हटाने की अथॉरिटी रखते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? बी। राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्य का वर्णन किया गया है? तो धारा 12 में, सेक्शन 12 में आयोग के कार्य बताए गए हैं। राष्ट्रीय आयोग की किस धारा में आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए। धारा 3 में आयोग के गठन की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो ये सभी इसके पैमाने हैं, चाहे वो दिवालिया हो जाए, अपने कार्य क्षेत्र से लाभकारी पद धारण कर ले, कदाचार या अक्षमता के आधार पर। तो जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हटाने के लिए किससे जांच करवाई जाती है? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो जांच करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। आखिरी है, ये अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल 8 चैप्टर है। ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको 20 प्रश्न और प्रोवाइड करूंगा, जो मैं पीडीएफ में आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा अलग से बना करके। तो वो भी एक बार आप सॉल्व कीजिएगा, उनसे आपको और अच्छा इंसाइट मिलेगा। सिनॉप्सिस आपने बनाया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और फिर हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास से बेसिकली हमें जो 5 निकाय पढ़ना है, जिसमें कैग है, भारत का निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और एमपीपीएससी, ये 5 टॉपिक बचे हुए हैं। और पांचों में एक बहुत कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि ये पांचों संवैधानिक निकाय हैं, ये पांचों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और ये पांचों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको पहली क्लास याद हो जिसमें हमने ओरिएंटेशन लिया था क्लास का, तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि साहब अधिकांश जो प्रश्न पूछे गए हैं वो संवैधानिक निकायों से पूछे गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से पूछे गए हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इन पर और ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए। एमसीक्यू को कम से कम 2 से 3 बार आपको लगाना है। मेरे साथ एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, पीडीएफ से एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, और सिनॉप्सिस भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है।
दोस्तों कैग का जो सिनॉप्सिस है वो आज आपको नहीं मिल पाएगा, तो आज आप नोट सेक्शन में चेक मत कीजिएगा। कल लेकिन 12 से 2 बजे तक आपको कैग का सिनॉप्सिस दे दिया जाएगा ताकि आप पढ़ लें। हालांकि कैग का पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद हम अपलोड करा देंगे ताकि पीडीएफ से आप पढ़ सकें। हालांकि मैं फिर से बता दूं, कैग एक बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है पढ़ना, बहुत आसान है कैग को पढ़ना, यूं फटफट करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार हम देखते हैं कि कैग क्या है। तो कैग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में किया गया है, आर्टिकल 148 में किया गया है। और ऐसा कोई भी निकाय जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया जाएगा उसे हम संवैधानिक सॉरी उसे हम संवैधानिक निकाय कहेंगे, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। तो इसी आधार पर जो कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वह एक संवैधानिक निकाय है, वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो शब्द हैं दोस्तों, पहले वो हम क्लियर करते हैं। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा अकाउंटिंग, जिसे लेखांकन कहा जाता है, और दूसरा शब्द आपने सुना होगा ऑडिटिंग, जिसे परीक्षण कहा जाता है। एक शब्द होता है अकाउंटिंग और एक शब्द होता है ऑडिटिंग। एक शब्द होता है लेखांकन करना और एक शब्द होता है परीक्षण करना। इन दोनों के मतलब को पहले ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब बड़ा साफ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल के लिए खान ग्लोबल स्टडीज, ये एक संस्था है। तो इस संस्था के बारे में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी खर्चे हैं, उन सभी को आप एक व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। आप लिखेंगे कि साहब अप्रैल के माह में इतना इनकम हुआ, अप्रैल के माह में इतने खर्चे हुए, फला फला प्रॉफिट है। इन सभी चीजों को आप एक जगह पर लिखते हैं, ये अकाउंटिंग कहलाती है। ऑडिटिंग का मतलब ये है कि ये जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, ये जो आपने अकाउंटिंग बनाई है, इसको चेक करना कि जो भी बातें आपने यहाँ लिखी हैं क्या वो सही है या गलत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत का कैग है वो शुरुआत में दोनों काम किया करता था, वो अकाउंटिंग भी करता था और वो उसकी ऑडिटिंग भी करता था। बाद में नियम यह बनाया गया कि कैग अकाउंटिंग के काम नहीं करेगा, अकाउंटिंग का काम वही विभाग करेगा जिस विभाग से वो संबंधित है। कैग का काम सिर्फ ऑडिट करना होगा, अर्थात ये चेक करना होगा कि अगर कृषि विभाग ने एक बैलेंस शीट बना करके दी है तो क्या वो सही है या गलत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये दो शब्द आपके दिमाग में बड़े स्पष्ट हुए होंगे। एक शब्द है अकाउंटिंग और दूसरा शब्द है ऑडिटिंग। होप सो कि ये पूरा बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब एक एक करके हम इनके आयामों की चर्चा करना शुरू करेंगे, हम इनके डायमेंशंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कैग की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है, हमें कैग के बैकग्राउंड को स्टडी करना है। इसके बाद हम इसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे, अर्थात हम इसका सामान्य परिचय डिस्कस करेंगे। फिर हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे और यही 3 टॉपिक हैं जिसमें आप कैग की सारी इंफॉर्मेशन, अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आप सब कुछ जान जाओगे कि कैग की संरचना क्या होती है, कौन नियुक्त करता है, हटाया कैसे जाता है, वेतन किसके समान होता है, शपथ किसको दिलवाते हैं। ये सारी बातें आप स्पष्ट कर लोगे जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होगे। फिर आप कैग की स्वायत्तता के बारे में पढ़ोगे। ये कुछ नहीं है, इन्हीं पॉइंट को हम रिकॉल कर रहे होंगे बेसिकली। फिर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कैग के कार्य और शक्तियों के बारे में, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की चर्चा करेंगे और आखिरी में कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। आखिरी में हम कुछ अदर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा खाका रहने वाला है आज की क्लास का कि कैसे हमारी क्लास आगे जाकर के डेवलप करती जाएगी। और एक एक पॉइंट, ट्रस्ट मी दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बहुत खूबसूरती से और बहुत बेहतर ढंग से स्पष्ट होता जाएगा।
चलिए, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। तो एक बात ना आपको समझ में आ गई होगी कि कैग का काम क्या है। तो कैग का काम बड़ा सिंपल है। कैग का फिलहाल काम है ऑडिट करना। ठीक है, इसका काम क्या है? ऑडिट करना। किस चीज का ऑडिट करना? तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खजाने से निकाला जाता है, अर्थात कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है, उन सभी पैसे का ऑडिट करना कि पैसा कहाँ पर गया, किस तरह से खर्च हुआ, क्या ये जो बैलेंस शीट सबमिट की गई है ये सही है या गलत है, इन सभी चीज़ों का ऑडिट करना, यही काम करता है कैग। इसीलिए कैग को कहा जाता है कि ये जो सरकारी खजाना है उसका ये रक्षक है, जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका प्रोटेक्टर है। तो कैग की जो नीड है वो सिर्फ अभी नहीं थी। कैग का जो कंसेप्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, ब्रितानी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार लगातार भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे, इसी बीच में कंपनी में करप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1753 में 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी में लेखा और लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की गई। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाया गया और शुरुआत में इसे दोनों काम दिए गए कि आप अकाउंटिंग भी करेंगे और साथ ही साथ आप उनको ऑडिट भी करेंगे, आप उन्हें चेक भी करेंगे। तो दोनों काम एक साथ किया करता था। 1753 में बनाया गया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। उस समय किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रितानी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट बॉडी है, क्योंकि इसके द्वारा हम करप्शन को कम कर सकते हैं और कम से कम उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो करप्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने तीनों प्रेसिडेंसियों का काम लेखा और लेखा परीक्षण विभाग को सौंप दिया। पहले ये काम सिर्फ कलकत्ता के लिए किया करता था। अब कहा गया कि जो तीन प्रेसिडेंसी हैं, अर्थात कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अकाउंटिंग और ऑडिट का काम कौन संभालेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट संभालेगा। अब धीरे धीरे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी और जब एक व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसका कद भी अपने आप बढ़ता जाता है, उसका इम्पोर्टेंस भी अपने आप बढ़ता जाता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 1858 में अब भारत में पूरे तरीके से क्राउन के शासन की स्थापना हो चुकी है। इंडिया में पूरे तरीके से अब ताज के शासन की स्थापना हो चुकी है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा किस चीज को शुरुआत किया गया है? भारत में ताज के शासन की शुरुआत हुई है। अर्थात अब कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी, सीधा ब्रितानी सरकार भारत पर शासन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया पर रूल करेगी। तो इसी के साथ ना पूरे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे। अब तक जिसे हम विभाग कह रहे थे, अब उसे एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया गया और महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की गई, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल बनाया गया। ये बेसिकली वही है जो आज हम कैग के रूप में देखते हैं। और इसके पहले प्रमुख बनाए गए एडमंड ड्रमंड। तो ये सवाल आता है कि जब कैग की स्थापना की गई तो उसके पहले ऑडिटर जनरल कौन थे? एडमंड ड्रमंड। 1866 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। 1884 में इसका नाम फिर परिवर्तित किया गया। पहले इसका नाम रखा गया कॉम्पिटरल एंड ऑडिटर जनरल, जबकि 1884 में इसका नाम कर दिया कॉम्पिटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आज हम वर्तमान रूप में जानते हैं। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये शुरुआती डेवलपमेंट है कैग का। सर यहाँ से याद क्या क्या रखना है? बहुत सारी डेट है, क्या सारी डेट हम याद रखेंगे? तो जवाब है नहीं।
आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 1753 में 1753 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट बनाया गया। 1858 में 1858 में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस बनाया गया और 1884 में 1884 में इसका नाम बदल करके कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रख दिया गया। बस ये 3 स्टेप आप याद रखिए, बाकी चीजें कहानी का हिस्सा है, तो कहानी के रूप में सुनिए। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी शक्तियों को बताया गया। और दोस्तों, आज जब हम आर्टिकल 148 में या 148 से 152 के बीच 148 और 149 में कैग के बारे में जो भी बातें पढ़ते हैं, उसकी अधिकांश जो बातें हैं, उसकी मैक्सिमम जो बातें हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अंततः हम जानते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 148 में कैग को जगह देकर के इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और अगली चीज, 1968 में एक लेखा बोर्ड की स्थापना की गई, एक अकाउंटिंग बोर्ड बनाया गया जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कैग के द्वारा की जाती है। 1971 एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, ये आपको याद रखना है। देखिए, 1971 में कैग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। कैग की सैलरी क्या होगी, इन सभी बातों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। तो जो आज हम कैग की सेवा शर्तें देखते हैं, वो इस अधिनियम से निकल करके आते हैं 1971 का एक्ट। एक्ट का पूरा नाम है कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि 1976 में कैग से कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग का काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग का काम करेंगे। तो अब अगर आप इस पूरे क्रियाकलाप को देखें तो आपके दिमाग में आएगा, सर हमें याद क्या रखना है या कहाँ से सवाल आ सकता है, वो बताइए समराइज करके। ठीक है, एक बार समरी देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप याद रखेंगे और मेरे साथ बोलते भी जाएंगे कि 1753 में क्या बनाया गया दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। किसने बनाया होगा, बट नेचुरल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरी बात फिर आप ये याद रखेंगे कि 1858 में जब भारत में क्राउन का शासन चालू हो गया, तब ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल बनाया गया। और इसके पहले प्रमुख कौन थे, तो इसके पहले प्रमुख थे एडमंड ड्रमंड। ठीक है, एडमंड ड्रमंड, ये आपको याद रखना है, पहले प्रमुख हैं दोस्तों ये। इसके बाद फिर हमें पता है कि 1884 में 1884 में इसका नाम बदल के कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया, जो इसका वर्तमान नाम है। फिर हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया, इसकी पावर्स को बताया गया। और चूंकि आप संविधान में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम प्रोविजन हमने लिए हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद अगली कहानी यह है कि अंततः भारत का संविधान लागू होता है और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया 148, और 148 में उल्लेख किया गया CAG के बारे में, और इसी के द्वारा कैग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगली बात जो आपने याद रखनी है दोस्तों,
कि 1968 में एक बोर्ड बनाया गया और इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कैग के द्वारा की जाती है। और फाइनली 1971 में कैग की सेवा शर्तों से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया जिसमें कैग की सेवा शर्तों के बारे में दिया गया है, कैग की सर्विस कंडीशन के बारे में दिया गया है। तो ये है दोस्तों कैग का पूरा इतिहास, ये है पूरी हिस्ट्री। एक बार ध्यान से इसे देखो और फिर मुझे बताओ क्या कोई आपको समस्या है यहाँ तक? ठीक है, तो ये दोस्तों पृष्ठभूमि है कैग की, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। अब चलिए हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो सामान्य परिचय में बेसिक बातों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि कैग की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कैग की जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दी गई है, विच इज द पार्ट 5 एंड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैग का जिक्र अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। चूंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसीलिए यह स्वतंत्र और इसीलिए यह संवैधानिक निकाय है। और चूंकि कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है तो इसे स्वतंत्रता भी दी गई है और ये सिर्फ संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और बात हम समझेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो संघ अर्थात यूनियन, राज्य अर्थात स्टेट के वित्तीय प्रशासन की निगरानी करना, इसीलिए हम इसे लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं, गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इसकी स्थापना 1858 को हुई थी, जबकि इसका वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को बना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पहले प्रमुख एडमंड ड्रमंड थे, जबकि पहले भारतीय प्रमुख वी नरहरि राव थे। वर्तमान में जो कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के कैग हैं और इनकी नियुक्ति 8 अगस्त 2020 को हुई थी। तो यहाँ से बहुत बेसिक सवाल बनते हैं, एक बार सवाल बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें और स्पष्ट हो सकें। पहला सवाल वो आपसे पूछेगा दोस्तों कि बताइए कैग किस प्रकार का निकाय है। तो आप बताएंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कैग जो है वो एक स्वतंत्र निकाय भी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कैग का काम क्या है। तो कैग केंद्र और राज्यों के लेखाओं का परीक्षण करता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है। यही कारण है कि इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, इसे गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक फंड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1858 में हुई थी, जबकि इसको संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। पहले प्रमुख एडमंड ड्रमंड थे, पहले भारतीय वी नरहरि राव थे, जबकि वर्तमान जो प्रमुख हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत बड़ा व्यक्तित्व है दोस्तों, अभी इनके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा तो आप कहोगे कि कितने टैलेंटेड इंसान हैं, कितनी जगह के ये प्रमुख रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के 14वें कैग है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखेंगे, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब जरा मैं आपको गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बताते हैं, कुछ बातें ध्यान देंगे, ठीक है, फिर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के 14वें कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अंतर संसदीय संघ स्विट्जरलैंड के बाहरी लेखा परीक्षक से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन हैं ये यूनाइटेड नेशन पैनल ऑन एक्सटर्नल ऑडिट,
चेयरमैन है ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ही वॉज द इनॉग्रल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के सबसे पहले इनॉग्रल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के ये प्रधान सचिव भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में उनके सचिव भी रहे। फिर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में एक्सटर्नल ऑडिट के चेयरमैन हैं, एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के भी चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में ना कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक नाम आपको याद रखना है विनोद राय का, बहुत चर्चा में रहा था कोयला घोटाले के समय, 4G 2G घोटाले के समय। शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि। अब तक कोई भी महिला कैग नहीं बनी है, सीएजी के पद पर नहीं पहुंची है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कुछ रक्षक हैं, जिनमें पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग और चौथा है दोस्तों कैग। तो इन चार संस्थानों को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में लोकतंत्र का रक्षक माना है, डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर माना है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। एक सेकंड दीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अब हमें चर्चा करनी है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। अब हमें बात करनी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर आप कैग से जुड़ी हुई सभी बातों को समझ पाएंगे, सभी प्रोविजंस को डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि कैग की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है। अच्छा, भाग 5 कहाँ से है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसका नाम है संघ, इसका नाम है यूनियन। इस भाग 5 में एक अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 का नाम है कैग, अर्थात कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक कैग की चर्चा की गई है। कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को बताया गया है। क्या क्या लिखा है ये समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 148 में लिखा है, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 148 में कैग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, शपथ अर्थात ओथ और सेवा शर्तों की बात की गई है, सर्विस कंडीशन की बात की गई है। और कैग से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 148। अगर ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूं आर्टिकल 149 की तरफ, जहां से एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था। एमपीपीएससी ने पूछा था कि बताइए कैग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर लगाया था 148, क्योंकि हमें यही लगा कि सारी बातें 148 में दी गई होंगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि दोस्तों आर्टिकल 149 में कैग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, कैग के फंक्शंस को बताया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आर्टिकल 150 में ये लिखा हुआ है कि यूनियन और स्टेट को अपने खातों को उसी रूप में रखना होगा जैसे राष्ट्रपति उन्हें बताए कैग की सलाह पर। मतलब ये हुआ, बहुत सिंपल आर्टिकल है ये, कि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यार तमिलनाडु गवर्नमेंट अलग तरीके से अकाउंट बनाए, एमपी गवर्नमेंट अलग तरीके से अकाउंट बनाए, इंडिया गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अलग तरीके से अकाउंट बनाए, तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। तो कैग राष्ट्रपति से ये कहता है कि साहब, हम आपको एक फॉर्मेटिंग बना के दे रहे हैं अकाउंटिंग की, आप पूरे राज्यों से और केंद्र सरकार के सभी विभागों से ये कहेंगे कि इसी प्रारूप के आधार पर आप अपने अकाउंटिंग को तैयार करेंगे ताकि हमें ऑडिट करने में आसानी हो।
तो अनुच्छेद 150 बड़ी सिंपल सी बात करता है कि राज्य और केंद्र उसी प्रारूप पर अपना अकाउंटिंग बनाएंगे जैसा राष्ट्रपति उन्हें बताएगा, कैग की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। और आर्टिकल 151 में कैग की रिपोर्ट की बात की गई है कि कैग किसे अपनी रिपोर्ट देगा, संसद का सदस्य है या नहीं, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो ये बेसिक आर्टिकल हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो पहले दिमाग में क्लियर करो, बिल्कुल स्पष्ट करो। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक एक बार, ध्यान देना। सबसे पहली बात आप क्या क्लियर दिमाग में याद रखोगे? पहली बात आपको याद रखना है कि कैग का वर्णन कहाँ किया गया है। तो जल्दी से बताओगे सर, कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें भाग में है। 5वें भाग को क्या कहा जाता है सर? इसे संघ कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है तो बताएंगे, आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, संघ में भी दोस्तों, सॉरी, संघ कहाँ से कहाँ तक है, माफ करेंगे, यूनियन कहाँ से कहाँ तक है? तो यूनियन के बारे में आप बताएंगे कि सर संघ की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक की गई है। इसी भाग 5 के अंदर एक अध्याय है जिसे अध्याय 5 कहा जाता है, चैप्टर 5 कहा जाता है। इसका टाइटल है कैग, और कैग का वर्णन किया गया है 148 से 151 तक। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल की चर्चा करेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले तो आएगा आर्टिकल 148। इसमें अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ओथ की बात की गई है, टर्म एंड कंडीशन की बात की गई है। फिर आएगा 149। इसमें क्या चर्चा किया गया है, कमेंट करके बताओ दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। सर इसमें कार्य बताए गए हैं, इसमें फंक्शन बताए गए हैं। 150 में क्या बताया गया है, अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। और 151 में क्या बताया गया है, रिपोर्ट के बारे में बताया गया। अब मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें याद हो गई आपको? बहुत आसान है। ये बेसिक आर्टिकल पहले आपको याद करना है। सबसे पहले इन बेसिक आर्टिकल्स को याद करना है। बताइए एक बार जल्दी से, ऑल गुड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये बेसिक आर्टिकल तो याद हो गए, लेकिन कहानी कितनी आसान हो जाती ना कि अगर बस हमें चारों आर्टिकल ऊपर ऊपर से पढ़ना होता और हम खुश होकर के घर चले जाते। पर ऐसा नहीं है, हमें एक एक आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 148 को पढ़ना, अनुच्छेद 148 को पढ़ना। क्या क्या लिखा हुआ है ये जानते हैं कि आर्टिकल 148 में कितनी बातें हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 148 के 6 भाग हैं, 148 1 से लेकर के 148 6 तक। सबसे पहले 148 1 में 3 बातें लिखी गई है। पहली बात लिखी गई है कि भारत में एक कैग होगा, देयर विल बी अ कॉम्पिटरल एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें यह पता पड़ता है कि सर कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी है, यह एक सदस्यीय निकाय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब तक हम जितने भी निकायों के बारे में पढ़ रहे थे वो सारे के सारे निकाय मल्टी मेंबर बॉडी थे। अब तक हमने कोई भी ऐसा निकाय नहीं पढ़ा जो कि सिंगल मेंबर बॉडी हो, सारे के सारे मल्टी मेंबर बॉडी थे। लेकिन कैग के बारे में अब उसने आपको एक प्रश्न दिया, आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट में। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसने आपसे प्रश्न किया कि बताओ कैग क्या है। पहला ऑप्शन उसने दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा उसने ऑप्शन दिया इंडिपेंडेंट बॉडी, तीसरा ऑप्शन उसने दिया मल्टी मेंबर बॉडी, बहुसदस्यीय निकाय, चौथा ऑप्शन उसने दिया 1 and 2। तो सही जवाब क्या होगा? अब आप आंसर दोगे, जवाब करो जल्दी से। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या सही जवाब होगा दोस्तों? क्या होना चाहिए सही जवाब इसका? क्या वो मल्टी मेंबर बॉडी होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, यह एक सिंगल मेंबर बॉडी है, इसीलिए गलत होगा। और सही जवाब होगा 4। 1 और 2, पहला और दूसरा कथन सही है।
तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। इसीलिए ना चीज़ों को बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत होती है कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बड़े स्पष्ट तरीके से बहुत स्पष्ट होता चले, क्लियर होता चले। इसके बाद यहीं पर लिखा हुआ है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रेसिडेंट जो है वो कैग को अपॉइंट करेंगे और इनको ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब ये लाइन भी ना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब तक जितने भी निकाय हमने पढ़े, जितनी भी बॉडीज को हमने पढ़ा, उसमें हमने एक सेंटेंस सुना था कि साहब हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ठीक उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आपको एक प्रकार से मान के चलिए कि हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट के, इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर प्रोसेस लगभग वैसी ही होती है। बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है, इसमें वोटिंग की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में। ठीक है, वो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 148(1) में 3 बातें हैं। पहली, भारत में एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जिसे उस तरह से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़े तो 148(2) में शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है कि कैग राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे और कैग की शपथ को तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में बताया गया है। 148(3) में सेवा शर्त और वेतन की बात की गई है। अब देखो, ध्यान दो, यहां पर लिखा हुआ है कि वेतन और सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। दिमाग में फिट कर लो, कैग में कोई काम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। या तो सारे काम प्रेसिडेंट कर रहा होगा या फिर जो बचे हुए काम है वो संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो कैग की वेतन और सेवा शर्तें तय करने का पूरा दायित्व किसे दिया गया? संसद को दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। और पार्लियामेंट ने भी एक कानून बनाया जिसके बारे में हमने पढ़ा था, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। याद आ रहा है आपको? 1971 का एक्ट। और इस एक्ट में लिखा गया कि कैग का जो वेतन है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होगा। इसकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की होगी और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे और नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अनवायबल चेंज नहीं किया जाएगा। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, सवाल क्या आएगा वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, सवाल ये आएगा, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, कि साहब कैग के बारे में कौन सी बात संविधान में नहीं दी गई है? Which of the following is not given in the constitution regarding the CAG? पहला ऑप्शन आपसे कहेगा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। आपको बस बताना है हाँ या ना, आपको बताना है हाँ या ना, तुरंत बताते जाओ। अपॉइंटमेंट, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस, हाँ या ना, संविधान में दी गई है या नहीं दी गई है। तीसरा, वेतन, सैलरी। चौथा, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। पांचवा, वेतन हो गया, त्यागपत्र हो गया और पदावधि। पदावधि। अब इसमें से आप बताओ कि कौन कौन सी बातें संविधान में दी गई हैं और कौन कौन सी बातें संविधान में नहीं दी गई। तो जवाब आएगा कि सर अपॉइंटमेंट की बात है और रिमूवल की बात है। सर ये दोनों चर्चा की गई है आर्टिकल 148(1) में। लेकिन सर ना ही वेतन की बात की गई है, ना ही त्यागपत्र की बात की गई है, ना ही पदावधि की बात की गई है। बस एक बात लिख दी गई है कि जितनी भी सेवा शर्तें हैं
वो सभी संसद के द्वारा तय की जाएंगी, पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाएंगी। तो संसद ने 1971 में एक्ट बनाया जिसमें कहा कि वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष की होगी, 6 ईयर और 65 ईयर की होगी। इतनी जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट यह है कि प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न घुमाकर के भी पूछा जा सकता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है क्या? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पदावधि भी नहीं दी गई बट नेचुरल सी बात है। अब 148(4) में ये लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो कैग है वो भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। अब ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि साहब जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं को कैग बनाया गया है। अब कोई रिपोर्ट आई, मुर्मू जी ने वो रिपोर्ट इसलिए अच्छे से ऑडिट नहीं की क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होगा मोदी जी उन्हें कोई दूसरा पद दे देंगे। तो इसी कारण से उन्होंने जो रिपोर्ट है उसको ठीक तरीके से ऑडिट नहीं किया। तो इस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए एक प्रोविजन किया गया है कि जैसे ही कैग रिटायर्ड होगा तो वो गवर्नमेंट या स्टेट और यूनियन किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी पद धारण नहीं करेगा। 148(5) में कहा गया है कि कैग के जितने भी नियम हैं वो सारे नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे कैग की सलाह के बाद। 148(6) में कहा गया है कि कैग का वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ये वेटेड एक्सपेंडिचर होगा ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब ये हुआ दोस्तों कि चाहे आप संसद में मतदान करें या ना करें, कैग का वेतन उसे मिलता रहेगा क्योंकि ये संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड अर्थात भारत सरकार का जो खजाना है उस पर वेटेड एक्सपेंडिचर है, एक भारित व्यय है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है सारी बातें। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से हर एक बात आपके दिमाग में स्पष्ट होती जा रही है। तो ये है आर्टिकल 148। एक बार क्विकली रिवाइज करो तो अपॉइंटमेंट की बात है, रेजिग्नेशन की बात है, ओथ तीसरी अनुसूची में दी गई है, वेतन सेवा शर्तें संसद के द्वारा तय किए जाएंगे, सेवानिवृत्ति के बाद कोई दूसरा पद नहीं लिया जाएगा, कैग के नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे, कैग का वेतन और व्यय ये कंसोलिडेटेड फंड पर वेटेड एक्सपेंडिचर होगा अर्थात भारित व्यय होगा। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद छोटे छोटे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 149 में क्या दिया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें कैग के कार्य दिए गए हैं, फंक्शन और पावर की बात की गई है जो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। और कैग को अगर कोई दूसरे कार्य भी देना है तो संसद उसके लिए नियम बनाएगी, पार्लियामेंट उसके लिए नियम बनाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 150 आर्टिकल 150, इसमें यह बताया गया है जिसकी चर्चा हमने की थी कि संघ और राज्यों के लिए किस प्रकार से अकाउंटिंग करना चाहिए, इसके प्रारूप की चर्चा की गई है। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है तो इसे हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टिकल 151 ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रिपोर्ट की बात की गई है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद में रख पाते हैं और राज्यों की रिपोर्ट कैग हर साल राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में रखवाते हैं। तो यहाँ से ना 2-3 सवाल आ सकते हैं, उन सवालों को जरा ध्यान से समझना। देखो, पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि ये बताइए कैग के कार्य अर्थात फंक्शन एंड पावर, बहुत ध्यान देना एक एक बात पर, इसको कहां पर बताया गया है? तो जवाब देना होगा आर्टिकल 149। अब ये पूछेगा कि अगर कैग को
कोई फंक्शन बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है, तो ये काम कौन करेगा? तो जवाब देंगे कि ये काम संसद करेगी। और संसद ने कैग के कार्यों के लिए एक अधिनियम बनाया है, एक्ट ऑफ 1971। अब संसद कितने काम कर रही है उसको एक बार कैटेगराइज करते हैं। सर पार्लियामेंट ना 3 काम कर रही है। एक तो वेतन का निर्धारण भी पार्लियामेंट कर रही है, सॉरी 3-4 काम कर रही है। सैलरी भी पार्लियामेंट बताएगी, टेन्योर अर्थात पदावधि भी पार्लियामेंट बताएगी, इनकी सेवा शर्तें सर्विस कंडीशन भी पार्लियामेंट बताएगा, और अब कार्य और शक्तियां भी पार्लियामेंट बताएगा। ये 3 बातें आर्टिकल 148 में थी, जबकि ये बात आर्टिकल 149 में है। तो इस तरह से पढ़ना है। जो बात दी गई है ना, जब उसको आप प्रश्न बना के देखते हो तब निकल के आता है कि अच्छा इस तरह से प्रश्न बनेगा, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्लियामेंट कुछ काम आर्टिकल 148 में भी कर रही थी और कुछ काम वो यहां पर भी कर रही है। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न बनेगा कैग की रिपोर्ट के बारे में। तो बहुत सिंपल है, कैग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? तो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दी जाती है, और राज्यों की जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को दी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ पर पेश करते हैं? संसद में, अर्थात पार्लियामेंट में पेश करते हैं। जबकि गवर्नर इस रिपोर्ट को कहाँ पेश करते हैं? स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधायिका में पेश करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कैग संसद का एक ऐसा मेंबर होता है जिसे वहां बोलने की अनुमति तो होती है, लेकिन वो वहां पर वोट नहीं दे सकता, वहां पर मतदान नहीं कर सकता। इसकी चर्चा अभी हम कुछ समय के बाद कर रहे होंगे। तो ये हैं दोस्तों कैग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रावधान, और यहीं पर आपका कैग समाप्त होता है। अब कुछ बातें हैं, जल्दी जल्दी उनको पढ़ते हैं, बेसिक बातों को रिकॉल करते हैं और कैग को समाप्त करते हैं। अब देखिए, ये आप खुद पढ़ेंगे, कैग की स्वायत्तता, कैग के कार्य क्या क्या है। तो कैग के कार्यों में हमने आपको बताया कि 2017 में इसके लिए नियम बनाए गए थे। पहला कार्य ये है कि भारत और राज्य, स्टेटमेंट आया था इसका, ठीक है, भारत और राज्य इनकी संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का परीक्षण करना, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। ध्यान से याद रखना, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात दिमाग में बिल्कुल डाल लो बहुत अच्छे से कि कैग इंडिया का भी ऑडिट करता है और स्टेट का भी ऑडिट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का भी ऑडिट करेगा और राज्य सरकार का भी ऑडिट करेगा। और किसका ऑडिट करता है? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड और सार्वजनिक खाते, पब्लिक अकाउंट, तीनों का ऑडिट करता है। इसके अलावा ये सरकारी कंपनी का भी ऑडिट करेगा। अगर केंद्र और राज्य की सरकार किसी भी संस्था को पैसा देती है तो उसका भी ऑडिट करेगा। शुद्ध आय, कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत शामिल ना हो की गणना की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र कैग देगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग के सभी खातों का ऑडिट कैग करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई दूसरा अगर काम दिया जाए तो उसका ऑडिट भी करेगा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देगा। याद रखिएगा 2017 में एक नियम बनाया गया है कि कैग जो है वो लोकल बॉडीज का ऑडिट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस उसमें केंद्र या राज्य सरकार का कंसोलिडेटेड फंड का पैसा सीधे सीधे तौर पर ना लगा हो। तो कैग जो है वो लोकल बॉडी का ऑडिट नहीं करता है। अब एक और है दोस्तों, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय। इसकी स्थापना मई 1985 में की गई थी। अनुच्छेद 149 और कैग अधिनियम 1971 की धारा 10 के हिसाब से इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, जबकि इसका रीजनल हेडक्वार्टर भोपाल में है। इसका काम क्या है कि कैग के काम राज्य स्तर पर करना, राज्य सरकार के व्यय प्राप्तियों के मासिक लेखों का संकलन करना। ये इसके अन्य काम भी हैं, जैसे कि उप कोषागारों सहित कोषागारों का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेजरीज इंक्लूडिंग सब ट्रेजरीज, मेंटेनेंस ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कैडर मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप बी, सी एंड डी ऑफिसर,
सुपरविजन ऑफ द पे एंड अकाउंटिंग ऑफिस। एक काम जरूर करेंगे, अब देखिए इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, एक काम आपको जरूर करना है कि इनको ना ध्यान से पढ़ना है। 3 से 4 बार आप कैग के कार्यों को पढ़ेंगे और 3 से 4 बार आप मध्य प्रदेश लेखा कार्य के कार्यों को पढ़ेंगे। देखिए जब भी मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ ना, इसे प्लीज़ हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे और ऐसा प्रश्न देखोगे तो आपको बहुत याद आएगी मेरी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी बातें मैं आपसे बोलता हूँ तो ट्रस्ट मी वो बेस्ड होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ये काम जरूर करना है, पीडीएफ पढ़ना है। पीडीएफ पढ़ने के बाद इनको बहुत अच्छे से 3 से 4 बार पढ़ो और बारीकियों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका एक टॉपिक, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।